वेलकम बैक टू द ल्यूसेंट सीरीज गाइस। तो आज होने वाला है लेक्चर 14। तो बहुत ही ज़्यादा करीब है हम। इसके बाद जो है हमारे दो ही टॉपिक बचते हैं, दैट इज़ गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो दो टॉपिक बचेंगे, उसके बाद जो हमारा एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी। सो दैट्स द गुड न्यूज़। तो पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था, दैट इज़ द पोस्ट मौर्यन पीरियड। उसके बारे में उस टाइम की हमने सोसाइटी पढ़ ली थी, ठीक है, रिलीजन पढ़ लिया था, ओके, पॉलिटी पढ़ ली थी, उस टाइम की सब कुछ पढ़ लिया था पोस्ट मॉडर्न के पीरियड में कि किसके बाद क्या क्या चेंज आई, कौन कौन से डायनेस्टी आई, दैट इज़ कान्वा आई, ठीक है। उसके बाद और फॉरेन इन्वेजन आए, हुनाज आए, कुशान्स आए, इंडो ग्रीक्स आए, हमने सब कुछ ऐसे पढ़ लिया, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह सब के बारे में। होप सब कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया कोई चीज़, अगर आपको समझ नहीं आई है, अगर कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जाके बता सकते हैं। आज हम अपने बढ़ते हैं अपने सीरीज़ दैट इज़ लेक्चर नंबर 14 के ऊपर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं द संगम पीरियड ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। क्योंकि यहाँ से भी मतलब, क्योंकि साउथ की हिस्ट्री अगर देखा जाए ना बहुत ज़्यादा काफ़ी ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। खासकर आप बात करो चोलोस की या फिर पांड्याचार्य, ये तीन डायनेस्टीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मतलब इनके टाइम पर जो काफ़ी ज़्यादा जो हिस्ट्री थी वो एडवांस लेवल पर पहुँच गई थी। अगर हम बात करें तो साउथ के जो पहले थे, दैट इज जिन्होंने चोलास जो पहले थे जिन्होंने नेवी डेवलप की थी उस टाइम, सोचो। तो ये सब बातें हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं वो छोटा रहने वाला है, क्योंकि संगम पीरियड जो है ल्यूसेंट में इतना ही बताया हुआ है, तो हम ल्यूसेंट के बाहर नहीं चलेंगे। ओके, हम सबसे पहले बेसिक संगम पीरियड के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चेरास क्या डायनेस्टी क्या थी, क्या था, उन्होंने क्या किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे चोलास, उसके बाद पांड्यास, उसके बाद संगम एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद संगम लिटरेचर, एंड इसी के साथ हमारा होगा खत्म, ठीक है। तो ये तीनों डायनेस्टीज जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती हैं अपने संगम पीरियड। नाउ व्हाट इज संगम? दैट इज़ द कोलैबोरेशन या ग्रुप ऑफ पीपल्स इज संगम। ओके, ये हम आगे पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। ओके, अगर हम बात करें संगम पीरियड तो सबसे पहले अर्ली 3 किंगडम कौन कौन से थे संगम पीरियड में वो देख लेते हैं। ओके, सो दैट इज़ द ये देखो, ये है किंगडम, ये है एम्बलम। किस एम्बलम से मतलब उनका मतलब वो बोलते हैं जैसे हमारे भारत के झंडे पे एम्बलम, हमारा पहचान, ठीक है। सो आप बोल सकते हो उसको एज अ सिंबल रिप्रेजेंट करते थे। ओके, उसके बाद ये है कैपिटल। उस डायनेस्टी की कैपिटल कौन सा है, पहला रूलर, ओके, और फेमस रूलर कौन सा था तो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं दैट इज चेरास। ना अगर चेरास की बात करो एम्बलम तो है बो ना। व्हाट इज बो अगर आप बात करो तो बो, एक मिनट यार, इज धनुष, राइट। तो होते नहीं थे धनुष बाण, बो एंड एरो। सो जो चेरास थे उनका क्या था, उनका एम्बलम क्या था, बो, दैट इज धनुष। ओके, तो उनकी कैपिटल थी वेंगी या फिर करायूर बोल सकते हो, जहाँ का मेन पोर्ट्स है, जहाँ पर मुजरिस और टोंडी, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा देखो ये इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि अब आपसे क्या ऐसे पूछ सकते हैं कि एक ऐसी कैपिटल बताओ जहाँ पर दो एंशियंट संगम पीरियड के जो दो पोर्ट्स थे, सीधे सीधे ऐसे भी पूछ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो उसका पहला रूलर था वो था उदयांजल, एंड जो सबसे फेमस रूलर था चेरास का वो था सेंगूतवन, जिसको रेड चेरा बोलते थे। आई होप इतनी सिंपल डेफिनेशन, इतनी सिंपल कंसेप्ट है, ये समझ आएगा। नेक्स्ट है चोलास, और उनका एम्बलम था टाइगर, ओके, शेर। कैपिटल थी ओरई, और हम सबको पता है दैट इज इनलैंड कैपिटल, फेमस सेंटर फॉर कॉटन ट्रेड के लिए फेमस थी। ओके, और पुहार भी बोल जाता है कि जहाँ के कावेरी पट्टम जो कि कोस्टल कैपिटल प्ले, तो काफी कहीं ना कहीं जो कैपिटल है वो मेन सिटी पे होती थी, जहाँ पर ट्रेड वगैरह होता था, ठीक है, जो सिटी का जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम होता था। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट रूलर कौन था, इलारा, ठीक है, फर्स्ट रूलर थे इलारा, और सबसे फेमस रूलर थे करिकालन। ना अगर गाइस अगर हम बात करें संगम पीरियड की ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक, जब अगर बात करो संगम पीरियड की साउथ की, तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक मूवी आई हुई है दैट इज़ PS1 एंड PS2, ठीक है। तो ज़रूर देख लेना अगर आपको संगम के बारे में जानना है, अगर आपको साउथ चोलों के बारे में देखा इंटरेस्ट जाना है, तो अगर आपने देख ली है दोनों मूवीज़ तो जाके नीचे जाके कमेंट में बताइए कि यस आपने देखी है और उसमें क्या नया देख सीखा है। ओके, हमको आदित्य करिकालन के बारे में उस PS1 मूवी में पता लगता है। ओके, दोनों जाके सीरीज देख लेना, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ओके, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज़ द पांड्यन। पांड्यन के बारे में पढ़ेंगे तो इनका एम्बलम क्या है, फिश। ओके, मेरी फिश इतनी अच्छी नहीं बनी। ओके, इनका एम्बलम फिश है, कैपिटल है मदुरई। नाउ
इनलैंड कैपिटल वेन्यू एट फर्स्ट एंड थर्ड संगम एंड और भी बताइए कोई कोस्टल कैपिटल फेमस फॉर पर्ल्स। पर्ल्स मतलब समझते हो मोतियों के लिए, ठीक है, मोती। कैपिटल की हम बात सॉरी रूलर की बात करें तो मुडुकुदम्मी एंड सबसे फेमस है नेंदुजिलियन। ये बहुत ज़्यादा बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक कंसेप्ट है गाइस। बेसिक कंसेप्ट आपको ये तो चारों पता होनी चाहिए कि किंग डायनेस्टी, उसका एम्बलम क्या है, कैपिटल क्या है, फेमस रूलर और फर्स्ट रूलर कौन है। ये बहुत बेसिक है। अगर आपको किसी भी डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए, उसका फाउंडर पता होना चाहिए, उसका फेमस रूलर पता होना चाहिए, उसको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। ओके, तो हमारे सबसे फर्स्ट डायनेस्टी है दैट इज चेरास। तो चेरास के बारे में पढ़ते हैं। द चेरास कंट्री ऑक्युपाइड द पोर्शन ऑफ बोथ केरला एंड तमिलनाडु। नो अगर हम रफली ड्रॉ करते हैं मैप, तो अगर बात करें चेरा की, तो इसने कौन कौन सा ऑक्युपाई किया, देखो मैप आपको आना चाहिए। तो केरला और तमिलनाडु, ये आया केरला और ये आया तमिलनाडु। तो अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने इस वाले एरिया को ऑक्युपाई किया, मतलब ये यहाँ पर है, इतने जगह पे है चेरास, सॉरी इतने जगह पे। ओके, द कैपिटल ऑफ चेरास वाज वेंगी। ओके, इट्स मेन पोर्ट वाज मुजरिस एंड टोंडी। नाउ मुजरिस एंड टोंडी की लोकेशन भी कहाँ पर है, वेंगी में ही होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसकी कैपिटल सिटी में इसके मेन पोर्ट्स हैं। नाउ द रोमन सेट अप 2 रेजिमेंट्स एट मुजरिस। रोमन्स ने 2 रेजिमेंट सेट किए थे मुजरिस में, क्यों, क्योंकि ये ओबियसली मेन पोर्ट्स हैं। अब जो भी रोमन हम जानते हैं कि उस टाइम पीरियड में हमारा जो इनका जो बाहर तक जो ट्रेड होता था, तो वहाँ से इनका जो मेन पोर्ट्स पे 2 मेन पोर्ट्स में ही आते थे ना। जब आएगा उस टाइम तो एयरप्लेन वाली वो थी नहीं सही था, और लैंड वाली भी इतनी दूर से अभी तक होती नहीं। तो जो थे वो केप ऑफ गुड होप के साउथ अफ्रीका से। नाउ अगर हम बात करें, एक मिनट, ये आया इंडिया, ठीक है, और ये आया कहीं ना कहीं अफ्रीका, और यहाँ से घूम के आते थे केप ऑफ गुड होप से होके ये इस जगह, ये देखो ये आते थे मेन पोर्ट, दैट इज मुजरिस एंड टोंडी। समझ रहे हो गाइस? तो दिस इज हाउ द पोर्ट एन इम्पोर्टेंट। ओके, दे आर ऑल्सो बिल्ट टेम्पल ऑफ अगस्टस एट मुजरिस। तो अगस्टस का टेम्पल भी बनाया गया है मुजरिस में, आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, अगस्टस वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसको नोट कर लेना। नाउ वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द बेटर नोन अमंग चेरा रूलर वाज उदयांजल। तो सबसे पहला कौन सा है, उदयांजल ही बोल सकते हो, ठीक है। द ग्रेटेस्ट चोला चेरा वाज, तो सबसे पहले है उदयांजल, मतलब कहीं ना कहीं द फाउंडर आप बोल सकते हो। ओके, और सबसे ग्रेटेस्ट था सेंगुतवन, या फिर जिसको रेड चेरा बोलते हैं ना। वही सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट हु इज नोन एज द रेड चेरा, दैट इज सेंगुतवन। इनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इट इज सेड दैट ही इन्वेडेड द नॉर्थ एंड इवन क्रॉस द गंगेज। ना ये भी बोला जाता है कि वो नॉर्थ तक पहुंच गया था, इवन गंगा रिवर तक। तो सोच सकते हो तमिलनाडु केरला से लेकर बंदा नॉर्थ तक आ गया होगा, तो ये माना गया है, इसका कोई अभी तक इतना है नहीं। He was also the founder of the famous पत्नी कल्ट रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ गॉडेस चेस्ती कनागी। तो मतलब ये पत्नी जो कल्ट है, इसने ये उसका भी फाउंडर है, जो कि रिलेटेड है किसकी, दैट इज जो गॉडेस है उनकी कनागी मानी जाती है, उसके रिलेटेड है। ओके गाइस, इसका टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो मैं बताना भूल गया, तो इसका टाइम पीरियड माना जाता है 3rd सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक के बीच में। ओके, चेरास का, सॉरी। ओके, ना अब हम पढ़ेंगे चोला। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चोला भी। चोला बहुत ज़्यादा फेमस है। चोला किंगडम कॉल्ड द चोला मंडलम, ठीक है, चोला मंडलम was situated to the north east of Pandyan kingdom between पेन्नार एंड वेल्लार रिवर। ना देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसी किंगडम है, कौन सी डायनेस्टी है जो कि पेल्लार और वेल्लार नदी के बीच में था, या सीधा सीधा ऐसे पूछ सकते हैं कि जो चोला डायनेस्टी थी वो किन 2 नदियों के बीच थी। सो पेल्लार एंड वेल्लार। ये देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकलते हैं। नाउ अगर हम बात करें जाए इसकी डायरेक्शन की, तो क्या कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्यन, दैट इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्यन, मतलब पांड्या यहाँ पर थे तो इनके नॉर्थ ईस्ट में थे यहाँ पर। ओके, Chola kingdom corresponded the modern Tanjore and त्रिचूरीपल्ला डिस्ट्रिक्ट, आज के टाइम की तंजौर और त्रिचूरीपल्ला डिस्ट्रिक्ट है जो, ठीक है, तो वो ये वहाँ पर थे, इनकी कैपिटल आप बोल सकते हैं, ये वहाँ पर होते थे। ओके, नाउ इट्स इनलैंड कैपिटल वाज उरैयूर। इनलैंड कैपिटल उरैयूर थी, जो कि कॉटन ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। उरैयूर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रेड के लिए। मैं अगर हम बात करें उस टाइम की, तो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा चलता था गाइस, ट्रेड काफ़ी ज़्यादा चलता था। वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ फॉर द चोला वाज ट्रेड इन कॉटन। देखो मैंने आपको बताया ना कि कॉटन जो था, मतलब उनको आप बोल सकते हो कि तो बेसिक्स जो है ना, बेसिक जो है
वो नीड थी, क्योंकि मतलब वन ऑफ द मेन ट्रेड, उनको मेन ऑक्यूपेशन ही ट्रेड था, दैट इज कॉटन ट्रेड। पुहार आइडेंटिकल विद कावेरी पट्टनम वाज द मेन पोर्ट ऑफ चोलास एज सर्व्ड एज अल्टरनेटिव कैपिटल ऑफ द चोलास। द अर्लीस्ट नोन चोला किंग वाज एलारा हु कनक्वेयर्ड श्रीलंका एंड रूल्ड ओवर इट्स 50 ईयर्स। नाउ यहाँ पर बताया गया एलारा की अगर हम बात करें, नाउ गाइस यहाँ पर दो बातें, दैट इज ये बोल रहे हैं इलारा, ठीक है। नाउ ये भी जैसे कि हम जानते हैं कि दैट इज चोला डायनेस्टी का जो सबसे फाउंडर है वो मैक्सिमम में विजय आला बताया गया, ठीक है, विजय आलिया। तो मुझे लगता है कि जो इलारा था विजय आलिया का सेकंड नाम, इज आल्सो नोन एज ELARA। ओके, तो आप जाके कमेंट में बताना कि क्या इलारा या विजय आलिया दोनों सेम है, क्योंकि एल्यूशनेट में तो इलारा बताया हुआ है, द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। नाउ तो उसने जो रूलर था काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था इलारा, एंड उसने श्रीलंका को भी कनकेयर किया था, उसको 50 साल रूल किया था ना। और देखो यहाँ, अगर यहाँ से उसने उसके पास नेवी थी ओबियसली, तभी तो ये यहाँ गया और यहाँ से जाकर श्रीलंका को भी कैप्चर कर लिया था। अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चोलास की, तो वो था करिकालन, ठीक है, करिकालन, who founded Puhar, that is Kaveri Patnam, and constructed 160 kilometer of embankment along Kaveri river with the help of 12,000 Lankan slaves। श्रीलंकन स्लेव्स की मदद से, श्रीलंकन से के साथ उसने कावेरी रिवर पे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, कावेरी रिवर पे 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट बनाया था गाइस। नाउ they maintained an efficient navy. Chola was wiped out in the attack of Pallavas। ना जो चोला थे बाद में पल्लव के अटैक से मतलब पूरी तरह से खत्म हो गए थे। ओके, बात करें उनके, तो एफिशिएंट नेवी भी थी उनके पास, देखो, इसलिए तो ओबियसली वो यहाँ से तमिलनाडु से श्रीलंका में पहुँचे थे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा संगम एडमिनिस्ट्रेशन। और संगम एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो किस तरह से रहते थे, किस तरह से किंग वगैरह था, वो देखते हैं। तो किंग वाज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हर में यही होता है, उसमें कुछ नया नहीं है। एंड आल्सो कॉल्ड एज यक्को मानवम मानम वेंदन कोरवान या फिर इरेवान। तो ये उसको किंग इज आल्सो नोन एज, किंग को ये ऐसे भी कहा जाता था। अवे वाज द कोर्ट ऑफ कोराउन मोनार्क। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन कौन से थे उस टाइम पे, वो उस जिसको आप पंच महासभा बोलते हो गाइस। नाउ सबसे पहले है अमित चचार, जिसको मिनिस्टर्स बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आता है पुरोहित। पुरोहित जो बड़ा ज़्यादा फेमस है, दैट इज प्रीस्ट, पंडित, ऋषि को सही बोलते हैं, पंडित मतलब जो कस्टम वगैरह परफॉर्म करता है, यागी वगैरह करता है, ठीक है ना। दुतार जो एनवीज जो सेना वगैरह, ठीक है। सेनापतियार, देखो नाम से पता लगता है, सेनापतियार से अगर हम सेनापति को काट ले तो सेनापति द कमांडर, ठीक है। एंड ओरा स्पाइस मतलब ये वो सिपाही नहीं स्पाइस मतलब जासूस जो होते थे राजा के, ठीक है। तो ये 5 के 5 पंच महासभा ये याद रखनी है आपने। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू, जो किंगडम था वो डिवाइड किस तरह, मंडलम या फिर नाडु बोलते थे। तो मंडलम या फिर स्लैश नाडु मतलब ये दोनों एक ही हैं। तो मंडलम या नाडु का मतलब क्या होता है, दैट इज प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, टाउन। ओके, उर का मतलब होता है टाउन, इसका मतलब प्रोविंस मतलब डिस्ट्रिक्ट। नाउ और पेरूर बिग विलेज एंड सिरूर स्मॉल विलेज। अब अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर इतना बड़ा एम्पायर है, अब इस एम्पायर की अगर हम बात करें तो किस किस में डिवाइडेड है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिवाइडेड आता है ये अपना मंडलम या फिर नाडु, इसका मतलब होता है प्रोविंस। आज के टाइम में हम बोलते हैं तमिलनाडु, तमिल का प्रोविंस। ओके, सेकेंड नंबर पे आता हमने क्या पढ़ा, उर, जिसका मतलब होता है टाउन। ओके, थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा पेरूर दैट इज बिग विलेज, एक टाउन से छोटा हो, एक छोटा सा लेकिन एक विलेज से बड़ा हो। ना अगर हम बात करें तो इससे छोटा क्या होता है, पेरूर से मतलब बड़े विलेज से छोटा क्या होता है, छोटा विलेज। तो छोटे विलेज को एक छोटा सा गांव उसको क्या बोलते थे, सिरूर। ना सिरूर पेरूर हैं दोनों गांव ही, लेकिन सिरूर छोटा है और पेरूर बड़ा है। उसके ऊपर आता है उर, दैट इज आप बोल सकते हो टाउन। ओके, और उससे बड़ा आता है प्रोविंस, दैट इज डिस्ट्रिक्ट। आई होप आप समझे गए होंगे। अब नेक्स्ट है ओके पट्टिनम, दैट इज नेम ऑफ कोस्टल टाउन। पुहार जिसको हार्बर एरियाज बोलते हैं, और चेरी दैट इज सब अर्बन एरिया टाउन। तो ये सारे मतलब उन जगहों के नाम है, उनको ऐसे बोला जाता था। पट्टिनम जो कोस्टल टाउन है उसको पट्टिनम बोलते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो काराकाई दैट इज लैंड टैक्स को क्या बोलते थे गाइज, दैट इज काराकाई। ये याद रखना, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है काराकाई। उसके बाद इराई
ट्रिब्यूट पेड बाय द फ्यूडिटरीज एंड बूटी कलेक्टेड इन द वॉर। नाउ अगर हम लेट को हमने कोई लड़ाई जीत ली, ओके, तो लड़ाई जीतने में जो भी जिस तरह सोना मिले या फिर जो भी लूट पाट मिले या फिर जो कि अब जो हार गया है राजा वगैरह, तो वो जब जिससे हारा तो उसको जो भी सारा कुछ पे कर रहा है, जो कि सारा इंटरेस्ट, जो भी सारा गहना अपना सारा कुछ दे रहा है, तो उसको बोलते थे, उस वॉर वाले ट्रिब्यूट को बोलते थे इराई। नाउ कराई और इराई इसको याद रखना। कराई जो है लैंड है और इराई जो है वॉर ट्रिब्यूट है। आगे जाकर अगर हम पढ़ें तो उसमें आता है उल्गू। उल्गू तो कस्टम ड्यूटीज, रीति रिवाज के हिसाब से देना पड़ता था टैक्स। उसके बाद था इरावू, दैट इज एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ फोर्स गिफ्ट, मतलब एक्स्ट्रा डिमांड भी चलती थी, कहीं ना कहीं करप्शन तो होता ही था, ठीक है, सारे अच्छे भी नहीं होते, तो फोर्स गिफ्ट मतलब ज़बरदस्ती करना, जैसे वसूली हाँ उसे तो वसूली हफ्ता देना, ओके। दैट इज नेक्स्ट था वरियम, a well known unit of territory yielding tax, and वेरियार that is tax collector। वेरियार कौन था? टैक्स कलेक्टर, और वेरियाम था यूनिट ऑफ टेरिटरी यील्डिंग टैक्स। तो एक यूनिट थी वो टेरिटरी की, वो जो कि टैक्स वो लेती थी। तो ये बात याद रखना, ये टैक्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इस पूरे चैप्टर के सबसे चोलास के बारे में, तो टैक्स इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। इट इज़ सेड दैट द चोला टेरिटरी वाटर्ड बाय कावेरी, द स्पेस इन विच एन एलिफेंट could lie down produce enough to feed 7 persons. It implies that the land were very fertile with the irrigation facility. Now अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला था, दैट इज चोला जो टेरिटरी है वो किस पे पलती है, बोल सकते हैं उसके लिए गिफ्ट क्या है, दैट इज गॉड गिफ्ट, दैट इज द कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि चोला एम्पायर के लिए, और इसी की वजह से जो है इतनी सारी लैंड थी वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी इसकी, ओके। अगर हाँ ये था संगम एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करें संगम लिटरेचर की ना, तो संगम लिटरेचर में सबसे फर्स्ट आता है वेन्यू उसको देखते हो तो 10 मदुराई, दैट इज ओल्ड कैपिटल ऑफ पांड्याज इंग्लैंड फ्रॉम द सी। तो वो चेयरमैनशिप किसके अंदर थी? वो थी अगस्टस के अंदर, ठीक है। तो सर्वेविंग टैक्स उस टाइम कुछ नहीं मिला है, और ओके पैटर्न जो कि पांड्यन रूलर्स कितने थे 89, ओके, वाह बड़ा लंबा चला था। सेकंड है संगम, जब संगम पीरियड आया था वो, ठीक है, वो था कपाटपुरम अलावी। तो अगस्त्य उसकी इसके भी फाउंडर थे, फाउंडर चेयरमैन, ओके। और टोलका पीआर जो कि बाद में बने थे। तो इसमें क्या मिलता है, टोलका पीएम जो कि टैक्स वगैरह सर्वाइविंग टैक्स जो आपको बाद में उनको देखने को मिलते हैं। तो 59 इसमें पैटर्न देखने को मिलते हैं। और थर्ड जब संगम पीरियड आता है तो उसमें हम वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था नॉर्थ मदुरई में, ठीक है, नॉर्थ मदुरई में। और चेयरमैनशिप किसकी थी? नकियारर की, ठीक है, नकियारर। और इसमें क्या मिलता है, इतुगोई पटू, ठीक है, पेटिनकी एंड लेकानकू एक्सेट्रा, और 49 थे इसमें पैटर्न। अगर हम बात करें संगम की ना, तो संगम व्हाट इज संगम? संगम वाज द असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स हेल्ड अंडर रॉयल पैटर्नेज ऑफ पांड्यन किंग इन मदुरई। समझ गए ना? संगम की डेफिनेशन अगर आपको आई हो तो मिली होगी। व्हाट इज? इट इज द असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स, ठीक है, असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स अंडर एक किंग के अंदर, एक पर्टिकुलर जगह पर एक सभ्य तरीके से। सो दैट इज द संगम, बोलते ना मिलना। सो संगम जो कि पांड्यन किंग में मदुरई के अंडर, मदुरई में पांड्यन किंग के अंडर होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन द असेंबली लास्टेड फॉर 9990 ईयर्स। ओ काफ़ी ज़्यादा लंबा समय है, ओके। and was attended by 8,598 poets and 197 पांड्यन किंग्स। मतलब 197 पांड्यन किंग्स के अंदर 8,598 पोइट्स ने 9,990 साल तक इसको चलाया रखा। ना वाह 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 व्हाट अ डेटा। तो इस डेटा को काफ़ी ज़्यादा याद रखना ज़रूरी है, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट संगम वॉज अटेंडेड बाई गॉड्स एंड द लेजेंडरी सेजेस ऑल इट्स वर्क हैव प्रीच्ड। नाउ अगर ये कहा जाता है, इसका कोई मतलब नहीं लगता तो नहीं है, लेकिन ये बोला जाता है उनके टेक्स्ट के अनुसार जो कि फर्स्ट संगम हुआ था वो देवताओं का हुआ था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का हुआ था। संगम मतलब कोलैबोरेशन हुआ था सबका, ओके। नाउ सेकंड संगम, द ओनली सर्वाइविंग वर्क इज
Tokalaya PM and early work of Tamil grammar written by तोलका पेयर। अच्छा ना यहाँ पर ग्रामर के बारे में बताया, लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट में आगे मैडम वापस जाके देखते तो मुझे लगता है ये देखो 10 मदुराई जो हुआ था ना पांड्यन किंग्स, तो ये वाला हुआ होगा जिसका कोई सर्विंग टेस्ट नहीं। तो मुझे लगता है ये जो फर्स्ट संगम है ये गॉड वाला हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड संगम की, तब मोस्टली वर्क्स आर सर्वाइविंग दीज आर इटुगाई, दैट इज एथनोलॉजी, जिसमें पट्टू है, 10 इडलोइज है, पत्नी किला कनेकू, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नाम है, ओके। तो इसमें 18 डेडिकल टेक्स्ट मिलते हैं हमको, ओके। आगे बढ़ते हैं। कुराल और मुपाल अ पार्ट ऑफ पतिनेनकिला कनाको, सो एंड रिटन बाय तिरुवल्लार is called the Bible of Tamil Nadu. The Bible of Tamil Nadu. It is treatise on polity, ethnics, and the social norms. The epics Silapadikaram, Karma, Mani Meikilayai, सिवागा सिंदावनी ना गाइस। अगर कहीं प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो उसके लिए हम सो सॉरी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नाम है। अगर आपको भी आते हैं तो मुश्किल लगता है तो जाके कमेंट कर सकते हैं ना। यहाँ पर बाइबल ऑफ तमिलनाडु के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप याद थोड़ा रखना। एक तरफ से अगर आप बोल सकते तो गाइस मुझे लगता है दैट इज अर्थशास्त्र बाई द कौटिल्य की याद आती है यहाँ पर, ये मुझे उसी की तरह लगता है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं सीलापद्दिकरमा द स्टोरी ऑफ एंकलेट्स। नो देखो यहाँ पर द स्टोरी ऑफ एंकलेट्स पूछा जा सकता है। रिटन बाय किसने लिखा था? इलैंगो अदिगल। इट डील्स विद द स्टोरी ऑफ कोवलन एंड माधवी ऑफ कावेरी पट्टनम। इट इज कॉल्ड इलायद ऑफ तमिल पोइट्री। ना इलायद ऑफ तमिल पोइट्री पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि किस पे लिखा गया था ना, द कोवलम एंड माधवी पे लिखा गया था। कहाँ के थे? कावेरी पट्टनम के थे। लिखा किसने था? इलांगो आदिगल ने लिखा था। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन एमसीक्यू 2-3 निकलते हैं, तो इनको इस वाले पैरे को ध्यान से रखना। नाउ मनी में कलाई रिटन बाई किसने लिखी थी? सीतलाई सतानर। ये डील्स विद द एडवेंचर्स ऑफ मनी मेकलाई। तो मनी मेकलाई कोई था, मतलब किसी पर्सन पर लिखा है। और डॉटर बॉर्न ऑफ कोवलन। नाउ कोवलन की जो बेटी थी, कोवलन और माधवी की जो प्यार कहानी थी उस पर भी लिखा गया है, और उनकी बेटी जी थी। क्योंकि मुझे लगता है 2 राजा के, एक राजकुमार और राजकुमारी ने प्यार किया, लेकिन जो राजा मानते नहीं थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। उनकी लाइफ बड़ी स्ट्रगल से चली, और उनके जाने के बाद उनकी जो बेटी आई उसकी लाइफ पे काफ़ी स्ट्रगल है। हमने देखा ना कि काफ़ी सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जब 2 अंपायर के एक राजा रानी जब या प्रिंस प्रिंसेस जब एक दूसरे से शादी कर लेते हैं अपोजिट मैरिज के, तो वो कहीं चले जाते हैं ना। उसके बाद पूरे राज्य के जो लोग थे वो उनको मारने पर तुले जाते हैं उनके उसके बाद उसके जो बच्चे आने वाले बच्चे होंगे वो उसका जो कहीं ना कहीं हक बनता है राज पे, तो उनकी जान पूरे खतरे में होती है मिनिस्टर, सेनापति या फिर मंत्रियों से कि इनको मारना था तभी राज मिलेगा। सो दैट इज तो मुझे लगता है कि ऐसे हुआ होगा कि कोवलन और माधवी की जो संतान दैट इज बेटी जो मनी मेकलाई है, उसकी डॉटर के ऊपर उसने जो जिनके ऊपर कष्ट देखे, एडवेंचर्स देखे, ठीक है, उसके ऊपर है ये। या फिर किसी कोई अगर कुछ और स्टोरी है तो आप कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइए। इट इज़ अ सीक्वल ऑफ Silapadikama and strongly tinkered with Buddhism. ओके, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो क्या देखने को मिलता है ना? तिनाई दैट इज द लैंड के बारे में पढ़ेंगे, किस लैंड को क्या कहा जाता था। ओके, अगर सबसे पहले बात करें तो हम कुरिंजी, जिसको हिली बैकवर्ड्स और माउंटेनियस रेंज बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता था? यहाँ पर हंटिंग वगैरह की जाती थी गाइस। अब यहाँ पर रहते कौन थे? जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया तो आदिवासी वगैरह बोल जाता है, तो इसमें यहाँ पर जैसे कुरुवर और वेतार। ना यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ से पक्का कहीं से क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि देखो ये सबसे अलग यूनिक मुश्किल नाम है ना प्रोनाउंसिएशन, इसलिए यहाँ से फंसता है। सेकंड अगर हम बात करें तो दैट इज पहला ही आता है, इसको एरिड जो या सूखा इलाका, ड्राई लैंड बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होती थी? कैटल लिफ्टिंग, हाईवे रॉबरी, ठीक है। तो उस जगह के रहने वाले इन्हेबिटेंट्स को बोलते थे ईयानार या फिर मारवार। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है मुल्लाई, जो कि पेस्टोरल लैंड्स है ना। पेस्टोरल से समझ जाओगे ऑब्वियसली भेड़ बकरियों के लिए, मतलब चरगाहा। ओके, ना यहाँ पर क्या किया जाता था? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री किए जाते थे, जो कि अयार और इदयार बोला जाता था यहाँ पर रहने वालों को ना। नेक्स्ट है मरुतम, जिसको वेटलैंड बोलते थे ना। मरुतम नाम से ही पता चलता है वेटलैंड ना। यहाँ पर प्रो एग्रीकल्चर होता था, और उसके यहाँ पर रहने वालों को उलावर या वेलार बोलते थे।
वेलार अगर आपको नाम याद है तो दैट इज टैक्स कलेक्टर को भी बोलते थे, तो यहाँ से आप कन्फ्यूज मत होना। नैनीताल के नेतल की बात करें तो लिटोरल कोस्टल एरियाज होते थे, यहाँ पर कोस्टल एरियाज हमको पता है ऑब्वियसली, यहाँ पर फिशिंग ही होगी और क्या होगा, फिशिंग और साल्ट एक्सट्रैक्शन होता था यहाँ से, और यहाँ पर रहने वालों को बोलते थे प्रतवार और वेलार, तो वेलियार। तो यही था आज का टॉपिक। आई होप सबको पसंद आया होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार ये सारी चीज़ें। तो हाँ, अगर आपको पसंद आएगा जाके कमेंट कर सकते हैं। इसका मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू एंड बाय बाय।